नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। राजनीति जिस तरीके से इस देश के भीतर करवट तो नहीं बदल रही, लेकिन जिस तरीके के जो नृत्य बिना कहिए जो तमाशे कर रही है, उसको लेकर एक बेचैनी हर किसी के भीतर हो सकती है। इसीलिए आज हमने राजचरित्र दिखाने का फैसला किया और यह राजचरित्र कई रंगों में आएगा। राजचरित्र का मतलब यह होता है कि जो सत्ता में होते हैं, जो ठसक के साथ होते हैं, उनका चरित्र जब सामने आता है तो कई सवाल उठते हैं। शुरुआत एनार्किज्म से, अराजकता से। तय कीजिए यह अराजकता है या नहीं है, जरा इन तस्वीरों को देखिए। परिस्थितियां खुले तौर पर, और ये दूसरा नजारा। एमएनएस की एक महिला से मांगा गया था टोल का पैसा, उसने मना किया। फोन किया, एमएनएस के कार्यकर्ता पहुंचे, राज ठाकरे पहुंचे और हंगामा चरम पर। और इन सब के बीच गाड़ियां गुजर गईं शालीनता के साथ, लेकिन हंगामा करके गुजरी। यह है राजचरित्र। और इसका नजारा भी देखिएगा। जिस तरीके से लोकसभा में हंगामा हुआ तेलंगाना को लेकर, जिस तरीके से राज्यसभा में जो हमने नजारा दिखाया, लेकिन क्या कीजिएगा, लोकतंत्र का यह मिजाज है। और ऐलान हुआ बिल पास। देखिए नगाड़े जी, दिवाली मनी सड़क पर ही, ये दिल्ली का ही नजारा है। तो सारी चीजें मौजूद हैं और इन सब के बीच राज्य चरित्र कहता क्या है कि दरअसल 2014 की दिशा में बढ़ते हुए कदम के बीच यह हंगामा कोई मायने रखेंगे। राज्यसभा के भीतर के हंगामे आने वाले वक्त में कोई नई नजीर पैदा कर पाएंगे। टोल ब्रिज का हंगामा क्या वाकई राज ठाकरे को कहीं ना कहीं महत्ता और मान्यता दोनों दिला रहा है? आइए हम इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे की परिस्थिति में राहुल गांधी आज युवा सांसदों के साथ बैठे। 1 2 नहीं 30 सांसद थे, मंत्री भी थे, कांग्रेस के थे। जो बात सांसदों ने कही जरा सुन लीजिए। हैरत करने की बात नहीं है, एक सच है जिसका जिक्र आज खुले तौर पर राहुल के सामने उन्होंने किया। उन्होंने बहुत साफ तौर पर राहुल गांधी से कहा कि देखिए, बड़े नेता तो चुनावी हार मान चुके हैं और इस हाव भाव में रहते हैं कि कांग्रेस तो इस बार हारेगी ही, जरा उन्हें समझाइए। यह पहली बात रखी गई। दूसरी बात रखी गई युवा सांसदों की तरफ से कि सेकुलरिज्म के मुद्दे पर ज्यादा आक्रामक होने की जरूरत है। यह मुद्दा कांग्रेस का है, धर्मनिरपेक्षता का, सेकुलरिज्म का। दूसरी तरफ सांप्रदायिकता खड़ी है। तीसरी बात जो निकल कर आई उसमें आया शिक्षा का तौर तरीका जो इस देश में चल रहा है वो रोजगार से वास्ता क्यों नहीं रखता है। जाहिर है कपिल सिब्बल साहब इसे समझ रहे होंगे। एजुकेशन को उन्होंने बहुत तरीके से चेंज किया है, रोजगार से जुड़ नहीं रहा है। चौथी बात आई कि निम्न मध्यम वर्ग की जरूरतों के साथ सरोकार की जरूरत है। लगातार उससे कहीं ना कहीं हटते जा रही है कांग्रेस। और इसके बाद जो बात आई उसमें था कि स्वामीनाथन रिपोर्ट पर जो चर्चा हुई उसमें कहा गया किसान का बेटा किसान क्यों नहीं बनना चाहता। कांग्रेस के पारंपरिक वोट बैंक क्या थे, आदिवासी, किसान, सब क्यों बिखरते जा रहे हैं, ये सारे सवाल थे। लेकिन सियासत कहते किसे हैं? दरअसल मास्टर स्ट्रोक अपने तौर पर तो जयललिता ने तमिलनाडु के भीतर से खेला। बात दिल्ली तक आई, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया और आज राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई पर रोक लग गई। पहले रिपोर्ट, बाद में बतलाएंगे खेल पूरा क्या है। राजनीति की बिसात पर जयललिता के मास्टर स्ट्रोक का जवाब तो आज सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई पर रोक लगा दिया। लेकिन जिस राजनीतिक चाल को जयललिता ने तमिलनाडु में चला और जिस तरीके से राहुल गांधी के दर्द के इजहार के बाद केंद्र सरकार जागी, उसने पहली बार देश के सामने यह सवाल भी खड़ा कर दिया कि क्या राजनीतिक चालें अब कानून के दायरे में सेंध लगाकर भी चली जाएंगी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया उसका आधार कानूनी है और जयललिता ने जो फैसला लिया वो तमिल भावनाओं को जगाकर सियासत को साधने वाला है। खास बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई पर रोक लगाते हुए तमिलनाडु सरकार की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए और अगली सुनवाई 6 मार्च तक के लिए टाल दी। लेकिन तमिलनाडु सरकार के वकील राकेश द्विवेदी की माने तो चूंकि फैसला उन्हीं 3 हत्यारों पर है जिनकी सजा फांसी से उम्र कैद में बदली गई, तो बाकी 4 अभियुक्तों के बारे में अब फैसला तमिलनाडु की सरकार यानी जयललिता को ही लेना है कि वो रिहा करें या ना करें। वहीं केंद्र सरकार के वकील अशोक भान की माने तो उनका कहना है कि दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो सभी 7 लोगों पर लागू होता है। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कानूनी दायरे में ही तमिलनाडु और केंद्र सरकार अपने अपने तरीके से आंक रहे हैं।
यानी रिहाई को लेकर जो सवाल अमेठी या दिल्ली में उठे, वही सवाल तमिलनाडु में नहीं उठे। तो सियासत की इस लकीर को समझना भी जरूरी है कि आखिर कांग्रेस भी जो सच दिल्ली में कहती है वही सच तमिलनाडु की जमीन पर क्यों नहीं कह पाती। सवाल बार बार गूंजता रहा है कि तमिलनाडु के भीतर की राजनीति में कांग्रेस सेंध लगाना तो चाहती है, लेकिन उसे तमिलनाडु के रंग में रंगना पड़ता है और वही क्षेत्रीय दल, चाहे वो डीएमके हो या एडीएमके हो, करुणानिधि हो या जयललिता, मात दे देते हैं और उस बिसात पर कांग्रेस टिक नहीं पाती है। हम इस पर आएंगे दरअसल क्यों ऐसा कहा, लेकिन जो आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा उस पर दो वकीलों की, एक तमिलनाडु सरकार की, दूसरी केंद्र सरकार की, देखिए दोनों ने कहा क्या, उसके बाद दोनों ने किस रूप में व्याख्या की उसकी। अदालत ने 3 लोग जो उसमें इन्वॉल्व थे अभी, उनके विषय में केवल आदेश किया है और जो आदेश किया है उसका पालन अवश्य करेंगे। मुझे तो लगता है पहले तो 3 लोगों के लिए है और सरकार 6 तारीख को कम से कम नहीं छोड़ सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ है। तो जब सारा ऑर्डर चैलेंज हुआ है तो बाय पार्ट्स वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। साफ है, सवाल सिर्फ 3 का नहीं है, 7 का है, जो 7 हत्यारे थे जिन्हें उम्र कैद दी गई है। बहरहाल तमिलनाडु के भीतर की राजनीति क्या कहती है। दिल्ली में गुस्सा दिखाई देता है, अमेठी में गुस्सा दिखाई देता है, बंबई में गुस्सा दिखाई देता है, कश्मीर तक में एक बात उभर जाती है, लेकिन तमिलनाडु में क्यों नहीं। आइए जरा इस राजनीति को समझ लीजिए। हो जो भी, लेकिन तमिलनाडु की सियासत में अगर हत्यारों की रिहाई के फैसले को जयललिता का राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, तो राहुल गांधी के दर्द को भी राजनीतिक भावना के आईने से इतर देखा नहीं जा रहा। असल में आम चुनाव में 100 दिन से भी कम का वक्त बचा है और जयललिता को उम्मीद है कि रिहाई का फैसला तमिल मतदाताओं का दिल जीत लेगा। और राहुल गांधी के दर्द को भी यही सियासी आस है कि राजीव गांधी जिस आधुनिक विकास और युवा पीएम के प्रतीक थे, उनकी भावना के साथ खड़े वोटर दोबारा उस दौर को याद करते हुए राहुल गांधी में राजीव गांधी का अक्स देखना जरूर चाहेंगे, यानी लाभ उन्हें भी मिलेगा। तो हो जो भी, लेकिन जयललिता के मास्टर स्ट्रोक ने तमिलनाडु की उस राजनीतिक हवा को ही बदल दिया जो बीते दिनों तमिल भावना की अनदेखी करने का मुद्दा बनाकर करुणानिधि ने मनमोहन सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। याद कीजिए 3 महीने पहले यानी नवंबर में मनमोहन सिंह को श्रीलंका के मानवाधिकार रिकॉर्ड के मद्देनजर तमिल नेताओं के दबाव के आगे झुकना पड़ा था और मनमोहन सिंह ने कोलंबो में राष्ट्रमंडल शिखर बैठक का बहिष्कार कर दिया था। उससे पहले मार्च में जयललिता सरकार ने श्रीलंकाई मानवाधिकार रिकॉर्ड के विरोध में चेन्नई में श्रीलंकाई खिलाड़ियों वाले आईपीएल की मेजबानी करने से इनकार कर दिया था। और फिर सितंबर 2012 में जयललिता ने एक दोस्ताना मैच खेलने आई श्रीलंका की एक स्कूली फुटबॉल टीम को चेन्नई से वापस भेज दिया था। तब जयललिता ने कहा था कि इस टीम को भारत में खेलने की अनुमति देकर केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के लोगों को अपमानित किया है। इतना ही नहीं, तमिलनाडु में प्रशिक्षण ले रहे श्रीलंकाई सेना के 2 जवानों को 2012 में ही देश छोड़ने के आदेश भी दे दिए गए थे। तो तमिलनाडु की सियासी बिसात पर सबसे भावनात्मक मुद्दे को जयललिता ने छुआ है और झटके में करुणानिधि को उन्हीं के तमिल अखाड़े में मात दे दी है। तो इतना कहना काफी है ये बताने के लिए कि राजीव गांधी के हत्यारों को रिहा करने के जयललिता के फैसले पर तमिलनाडु में ज्यादा आक्रोश क्यों नहीं है और अमेठी से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस में राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई पर आक्रोश है क्यों। बहुत अनसुलझे सवाल नहीं है। दरअसल आज अरसे बाद निकल कर आए जो हत्यारे हैं, उनके परिजन, उन्होंने भी अपनी बातें रखी। போய் நளினியை கேட்டோம். நளினி கிட்ட வந்து அவங்க சிறைத்துறையில் இருக்கிறவங்கள சொல்லிட்டாங்க, நான் வந்து எல்லாருக்கும் இனிப்பு வழங்க போகிறேம்மா, எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது, என்னுடைய மாங்கல்யம் வந்து நல்ல பலம். And we'll never forget and we thank a lot, we thank a lot, we thank a lot 1001 time. அவரும் அப்பா இல்லாமல் வளர்ந்துருக்காரு. நானும் அம்மா அப்பா இல்லாமல், அவங்க உயிரோடு எனக்கு இருந்தாலும் அவங்க இல்லாத மாதிரி தான் நானும் வளர்ந்தேன். அவங்க அம்மா அப்பா இல்லாத ஃபீலிங் என்னன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும். ஸோ அப்பா இல்லாமல் அவர் நிறைய கஷ்டப்பட்டிருப்பாரு. அண்ட் பிரைம் மினிஸ்டர் லெவலில் இருக்க ஒரு ஆளுக்கு அப்படி நடந்து ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வாட் ஹி சேயிங். ஆனால் என்னோட 2006 में एलटीटीई ने अफसोस जाहिर किया था राजीव गांधी की हत्या को लेकर। सवाल यह है, सियासत इस वक्त जिस तरीके से चल पड़ी है, क्या उसे चलना चाहिए या मजबूरी है इस देश के लोकतंत्र की? चुनाव आएंगे तो ऐसे मुद्दे उखाड़े जाएंगे। नेताओं के बयान भी सुन लीजिए। तमिलनाडु की जयललिता पूरी तरह से
जयललिता सरकार एक्सपोज होती है कि जिन्होंने राजनीतिक फायदे के लिए इस तरह जल्दबाजी कर रही थी कि प्रधानमंत्री के हत्यारों को छोड़ने की कोशिश कर रही थी, ये कोई बात हुई? राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि हमारे एक पूर्व प्रधानमंत्री के हत्यारों को सजा नहीं मिल पाई। अरे भैया, तो उसके लिए जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी भी तो बराबर की है। उनकी 10 सालों से सरकार थी और इन 10 सालों में उन्होंने इस दिशा में कुछ भी प्रयास नहीं किया। मैं समझ सकता हूँ इस तरह की निर्णय अगर जब प्रदेश सरकार आतंकवादियों को छोड़ने की बात करेगी, मैं समझ सकता हूँ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। ये प्रियंका गांधी को जेल में जाके मिलने की क्या जरूरत थी उनको? देखिए, आप पूरे देश से ये मांग उठेगी और भी अपराधी अंदर है। क्या किया इन लोगों ने पिछले 65 साल में? अब अपने ऊपर सवाल उठता है तो लगता है कि कुछ गलत हुआ। कोई आतंकवाद से संबद्ध घटना हो तो उस पर कोई लापरवाही या उस पर कोई कोताही बरतना, ये बेहद गैर जिम्मेदाराना काम है मुझे, और संवेदनहीन काम है। जी, बात इसके आगे की। दरअसल राहुल गांधी कांग्रेस को जिस तरीके से मथ रहे हैं उसमें राज चरित्र एक बिल्कुल नए तरीके से कांग्रेस में भी ढल रहा है। कैसे, जरा इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए कि राहुल गांधी के मथने से कांग्रेस की स्थिति अच्छी तो हो रही है क्या? ये पहला असर है जब राज्यों में मिल रही चुनावी हार के बाद भी कांग्रेस संघर्ष करने के लिए सड़क पर उतरी। राहुल गांधी कांग्रेस को साध रहे हैं, कांग्रेस को मथ रहे हैं, और इसी प्रक्रिया में उन्होंने सचिन पायलट को राजस्थान भेजा और युवा सचिन ने बीजेपी के खिलाफ सड़क पर उतरकर यह जतला दिया कि कांग्रेस सड़क से राजनीति करने में घबराती नहीं है, क्योंकि अभी चंद महीने भी नहीं बीते हैं कि राजस्थान में कांग्रेस का सुपड़ा साफ और किसी ने नहीं, बीजेपी ने किया। लेकिन बीजेपी ने 2 प्रोजेक्ट टाले हैं तो अब सचिन पायलट सड़क पे हैं। घोषणा करना आसान है, लेकिन पिछले 2-3 महीने में हमें नहीं लगा कि कुछ कायाकल्प प्रदेश में हुआ है। घोषणाएं हुई हैं, सरकारी खर्चे पर भाजपा के मंत्री अपना प्रचार करते हैं जगह जगह जाकर। हमें लगता है कि जनता के हित में जिस प्रकार से जनता को, सरकार को काम करना चाहिए था, वो नहीं कर रहे हैं। यानी कांग्रेस अब सड़क पर राजनीति करने उतर सकती है। वो हारी नहीं है, थकी नहीं है। तो क्या ये माना जाए कि राहुल गांधी की राजनीति रंग ला रही है? क्योंकि पहली बार युवा कांग्रेसी सांसदों और मंत्रियों के साथ आज दिल्ली में बैठकर अगले 2 महीने की राजनीति को साधने के लिए राहुल गांधी ने मथा। उसमें वो तमाम युवा मंत्री थे जो अपने अपने मंत्रालयों के जरिए इस देश की नीतियों को निर्धारित करते हैं। राहुल गांधी ने उन्हें ये कहा कि दरअसल किस तरीके से अब अपने अपने क्षेत्र में जाकर भविष्य की राजनीति साधनी है। इतना ही नहीं, पहली बार राहुल गांधी कल CWC की बैठक बुला रहे हैं, यानी एक ऐसी बैठक जिसमें ना तो सोनिया गांधी होंगी, ना ही मनमोहन सिंह, और अगुवाई राहुल गांधी करेंगे। यानी राहुल की अगुवाई में कांग्रेस संगठन से लेकर सरकार तक कैसे चले या आने वाले वक्त में कैसे चलेगी, इसके खुले संकेत राहुल गांधी देने से कतरा नहीं रहे हैं। जी, यही राहुलमय कांग्रेस की पहली और आखिरी स्थिति है। हर मौके पर कांग्रेस ये मुहर लगाती दिखती है कि उसका वर्तमान भी राहुल और भविष्य भी राहुल। सोनिया की एंट्री तब जब पार्टी में कोई बड़ा पेच फंस जाए या फिर गठबंधन के जरिए सत्ता तक पहुंचना हो। इसीलिए खुद राहुल गांधी युवा टीम की शिकायत वरिष्ठों तक पहुंचाएंगे। लेकिन अहम सवाल वही है कि क्या वरिष्ठों और युवाओं में तालमेल बना पाएंगे? कैमरामैन कृपाल सिंह के साथ कुमार विक्रांत सिंह, दिल्ली आज तक। राहुल कोई सेतु तो है नहीं। दरअसल राहुल एक लिहाज से कांग्रेस की पहचान है, उसी का भविष्य उसी तौर पे देखना चाहते हैं। लेकिन चलिए, राहुल गांधी कल CWC की बैठक कर रहे हैं, सोनिया की मौजूदगी नहीं होगी, मनमोहन सिंह की मौजूदगी नहीं होगी। कौन सा पाठ वहां पर पढ़ाया जाएगा, कौन सा ककहरा सीखेंगे? लेकिन नरेंद्र मोदी ने ककहरा नहीं, पूरा पाठ याद कर लिया है। और ये पाठ एक ऐसा है जिसमें हम कह सकते हैं कि मुखौटा नहीं है। क्यों हम ये कह रहे हैं, जरा सुनिए। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। आज सिंधु में ज्वार उठा है, नगपति फिर ललकार उठा है, कुरुक्षेत्र के कण कण पांचजन्य हुंकार उठा है। शत शत आघातों को सहकर जीवित हिंदुस्तान हमारा, जग के मस्तक पर रोली सा शोभित हिंदुस्तान हमारा।
मेरी धरती मुझसे पूछ रही कब मेरा कर्ज चुकाओगे। मेरा अंबर मुझसे पूछ रहा कब अपना फर्ज निभाओगे। मेरा वचन है भारत मां को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की। दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहाँ यूनान कहाँ है। घर घर में शुभ अग्नि जलाता वह उन्नत ईरान कहाँ है। दीप बुझे पश्चिमी गगन के व्याप्त हुआ बरबर अंधियारा, किंतु चीर कर तमकी छाती चमका हिंदुस्तान हमारा। वे लूट रहे हैं सपनों को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं। वो बेच रहे हैं भारत को, खामोश मैं कैसे हो जाऊं। हमने उनका स्नेह लुटाकर पीड़ित ईरानी पाले हैं। निज जीवन की ज्योति जला मानवता के दीपक बाले हैं। जग को अमृत का घट देकर हमने विष का पान किया था। मानवता के लिए हर्ष से अस्थि वज्र का दान किया था। जब पश्चिम ने वन थल खाकर छाल पहनकर लाज बचाई, तब भारत से सामगान का स्वर्गिक स्वर था दिया सुनाई। वो जितने अंधेरे लाएंगे मैं उतने उजाले लाऊंगा। वो जितनी रात बढ़ाएंगे मैं उतने सूरज उगाऊंगा। अज्ञानी मानव को हमने दिव्य ज्ञान का दान दिया था। अंबर के ललाट को चूमा, तल सिंधु को छान लिया था। साक्षी है इतिहास, प्रकृति का तप से अनुपम अभिनय होता। पूरब में उगता है सूरज, पश्चिम के तम में लय होता। जी, क्या अंतर नजर आया आपको? आप सोच रहे होंगे कहां एक तरफ गद्य के तौर पर पद और एक तरफ कहां पद के जरिए। दरअसल एक ऐसा नजरिया, ऐसे शब्द और इस तरीके की भाषा जो वाकई लोगों के भीतर हिलोरे गाड़ दे। अंतर यही है, साख का नहीं शब्दों का भी।